दोस्तों सुमित्रा वो पुलिस की तैयारी कर रही होती है और ऐसे में जब वो अपना एग्जाम किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में देने के लिए जाती है तो अपने सहेलियों के साथ में बड़े ही अच्छे से अपने परीक्षा को सफल करती है और वहां से जब निकलती है तो सहेलियों का साथ छूट जाता है और ऐसे में वो एक बस पकड़ती है और बस से अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन बस 2 ही 4 किलोमीटर के बाद में रुक जाती है क्योंकि वो जो बस होती है उसका कोई दूसरा रास्ता होता है और ऐसे में सुमित्रा को उस बस से उतरना पड़ जाता है और वो जहाँ पर उतरती है वो रोड बहुत ही ज्यादा सुनसान और उसके अगल बगल में भयानक जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे होते हैं और वो लोगों से पूछती है कि चाचा जी यहाँ से मुझे जाने के लिए कोई गाड़ियाँ मिलेगी क्या? और वो कहते हैं कि बेटी इस रोड पर गाड़ियाँ बहुत ही नसीब से मिलती है क्योंकि ये रोड ही ऐसा है और ये रास्ता ही ऐसा है जहाँ इस पर कोई साधन ही नहीं होता है और कहते हैं कि यदि मिल गई गाड़ी तो तुम्हारी नसीब है, नहीं तो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तुम्हें पैदल ही तय करना होगा। उसके बाद में फिर आगे जा करके तुम्हें साधन मिल जाएगी। अब वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी क्योंकि रात का लगभग 10 से 11 बजा होता है और ऐसे में उस रोड पर केवल सुमित्रा अकेली ही जा रही होती है। तभी 2-4 लफंगे लड़के उसके पीछे लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि बहुत ही अच्छा मौका है, इस लड़की का जवानी का मजा लिया जाएगा। दोस्तों सुमित्रा घूम घूम करके उन लड़कों को देख रही होती है और बहुत ही डरी हुई है और बहुत ही ज्यादा सहम गई है। ऐसे में वो लड़के उसके करीब पहुंचने लगते हैं और वो बेचारी अब तो और भी डरने लगी थी। उसके दिलो और दिमाग में बस यही चलता है कि आज के बाद मैं अपने माँ बाप को और अपने घर परिवार को और अपने समाज के लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। और तभी वो देखती है कि उसके सामने से महज कोई 60 से 70 मीटर की दूरी पर एक लड़का अपने हैंडबैग को अपने कंधे पर लटका करके चलता रहता है और ऐसे में वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और कहती है कि अशोक जरा रुक जाओ, मुझे भी साथ में लेकर के चलो क्योंकि मुझे अकेले बहुत ही डर लग रहा है। तुम हमारे साथ साथ चलते थे लेकिन अभी तुम हमको छोड़ करके काफी आगे क्यों निकल गए हो? ऐसे में वो दौड़ करके उस लड़के के पास में जाती है और कहती है अशोक मुझे भी साथ में लिवा करके चलो। और यह सब सुन करके वो लड़का बहुत ही हैरान हो जाता है और डर जाता है और जब पीछे देखता है तो एक लड़की और उसके पीछे 2-4 लफंगे पड़े हुए रहते हैं। ऐसे में वो लड़का जिसका नाम प्रीतम होता है वो तुरंत समझ जाता है कि ये लड़की इन लफंगों से बचने के लिए ये चाल चल रही है। फिर वो लड़की कहती है कि भैया तुम अकेले ही चले आ रहे हो, माँ और पिताजी नहीं आ रहे हैं क्या? तो वो कहता है कि तुम तो चली आई, माँ और पिताजी उधर गाड़ी से आ रहे हैं लेकिन अभी चलती रहो, थोड़ी ही देर में वो लोग भी आ जाएंगे और गाड़ी में बैठ करके चले जाएंगे। उसके बाद में यह सब सुन करके वो लफंगे डर जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि वो जो लड़का है लगता है इस लड़की का भाई है और बहुत ही बुरा हो जाएगा। वो डर करके लड़के वहाँ से चले जाते हैं। तब जा करके ये सुमित्रा उस लड़के से कहती है बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने हमारी जिंदगी बचा ली। उसके बाद में वो लड़का प्रीतम कहता है कि बताओ ऐसी क्या बात है जो तुम इतनी रात को अकेले इस रास्ते से जा रही हो? वो कहती है कि मैं अपनी पुलिस की तैयारी कर रही हूँ और उसी का एग्ज़ाम देने के लिए गई थी लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा देर हो गई और रात हो गई। फिर वो लड़का कहता है कि ये रास्ता बहुत ही सुनसान है जबकि तुम जान रही हो इसके अगल बगल जंगल ही जंगल है। ऐसे में वो कहता है कि मैं भी मुंबई से लौट करके आ रहा हूँ, मुझे अपने गांव में कुछ पल बिताने हैं। उसके बाद में फिर वो प्रीतम कहता है कि चलो ठीक है, एक से भले दो हो गए, हम लोग चलते रहेंगे और आगे एक चौराहा है, उस चौराहे से हम लोगों को गाड़ियाँ मिल जाएगी और उस गाड़ी में बैठ करके अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन वो लड़की कहती है कि प्रीतम जी आप मुझे हमारे घर तक छोड़ आओ,
आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। लेकिन ऐसे में प्रीतम कहता है कि ठीक है, मैं तो ठहरा एक मर्द आदमी और तुम एक लेडीज हो, तुम्हें आपके घर छोड़ करके मैं ज़रूर आऊँगा। उसके बाद में दोनों एक दूसरे से बातचीत करते करते दोनों में कब प्यार हो जाता है इन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है। ऐसे में दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और दोनों बातचीत करने लगते हैं और प्यार का सैलाब कब उमड़ जाता है कोई पता नहीं होता है। और ऐसे में सुमित्रा प्रीतम का फ़ोन नंबर ले लेती है और प्रीतम सुमित्रा का नंबर ले लेता है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, लेकिन प्रीतम उसके घर उसे छोड़ देता है और फिर जाकर के वो अपने घर चला जाता है। अब उसके बाद में प्रीतम और सुमित्रा एक दूसरे से बात करने लगते हैं और दोनों मिलने मिलाने की बातें करने लगते हैं। दोस्तों, सुमित्रा भी प्रीतम के बगैर नहीं रह पाती है और प्रीतम भी सुमित्रा के बगैर नहीं रह पाता है। ऐसे में इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है और दोनों एक दूसरे के करीब रहने लगते हैं। जब भी सुमित्रा का मन करता तो प्रीतम को बुला लेती, प्रीतम को चोरी चोरी अपनी एरिया में बुला लेती है और दोनों का नाजायज संबंध चलने लगता है। और ऐसे में प्रीतम कहता है कि सुमित्रा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्ही को अपना जीवन साथी बनाऊंगा, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और बहुत ही साधारण और बहुत ही स्वाभाविक लड़की हो। लेकिन सुमित्रा भी कहती है कि प्रीतम जी, मुझे भी आपसे प्यार हो गया है, मुझे भी शादी करना है तो केवल तुम्ही से करना है। अब इसी दौरान सुमित्रा के पेट में प्रीतम का बच्चा पलने लगता है और जब सुमित्रा को पता चलता है कि मैं प्रीतम के बच्चे की मां बनने वाली हूं, और यह सोच करके बहुत ही घबराने लगती है और प्रीतम से कहती है कि प्रीतम, मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं, अब मुझसे रहा नहीं जाता, आप मुझसे शादी कर लो। उसके बाद में प्रीतम कहता है, मैं तो मुंबई आ गया हूँ, और इधर सुमित्रा अपने माता और पिता से डरने लगती है और कहती है कि मैं अपने माता और पिता को क्या मुंह दिखाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। उसके बाद में सुमित्रा यही सब सोचती रहती है और रातों रात सुमित्रा घर से अपना बोरिया और अपना बिस्तर उठाती है और मुंबई की तरफ निकल पड़ती है। जब मुंबई पहुंचती है तो वो मुंबई का भयानक शहर देख करके हैरान हो जाती है और सोचती है कि अपने प्रीतम को कहाँ ढूंढूंगी और कहाँ जाऊंगी। और ऐसे में जब प्रीतम को फ़ोन लगाती है तो प्रीतम का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है। लेकिन जब फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है तो वो स्टेशन पे बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है। लेकिन ऐसे में शाम हो जाती है, लेकिन उसके पास कोई आने वाला नहीं था। अब सुमित्रा बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, तभी एक शख्स वहाँ आता है और इस लड़की से कहता है कि बेटी, क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या मजबूरियाँ हैं। लेकिन वो कहती है कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे अपने प्रीतम से मिलना था, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तब वो शख्स कहता है कि देखो बेटी, मुंबई जैसा शहर है, इस शहर में किसी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक उसका एड्रेस, जब तक उसका पता नहीं मालूम होगा। और वो कहता है कि अभी तुम हमारे साथ चलो और हमारे कमरे पे रहो, लेकिन जब तुम्हारे प्रीतम का फ़ोन लग जाएगा तब तुम उन्हें बुला करके उनके पास चली जाना। अब सुमित्रा डरने लगती है और डर डर के उस इंसान के साथ चली जाती है और उसके कमरे में रहने लगती है। लेकिन 2-4 दिन तक वह शख्स सुमित्रा को बहुत ही अच्छे से रखता है और उसका ध्यान रखता है और वहाँ पर जाती है, खाना पीना खाती है और रहने लगती है, सोने लगती है। ऐसे में 2-4 दिन जब बीत जाता है तो वो शख्स जो सुमित्रा को लिवा के गया था, और वो बहुत ही बेकार किस्म का इंसान रहता है और जो फ़ोन लगाता है एक वेश्या की मालकिन के पास, उसके पास फ़ोन लगाता है और कहता है कि तुम्हें किसी खूबसूरत लड़की की तलाश थी, मेरे पास एक खूबसूरत लड़की है, आकर के देख लो और उसे तुम अपने कोठे पर ले जाओ और वेश्या का काम कराओ। उसके बाद में वो शख्स कहता है कि जितने पैसे की बात हुई थी तुम हमारे बैंक में उतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो और हमारे कमरे पे आकर के उस लड़की को ले जाओ, लेकिन उस लड़की को कह देना कि मैं तुम्हारे प्रीतम से तुम्हें मिलाने के लिए जा रही हूँ। दोस्तों, उसके बाद में इतना सब कुछ होने के बाद वो शख्स अपना घर, अपना रूम
छोड़ करके वहाँ से न जाने कहाँ गायब हो जाता है। और वो वेश्या की मालकिन आती है, सुमित्रा से कहती है कि बेटी चलो मैं तुम्हारे प्रीतम के पास तुम्हें लिवा जा करके छोड़ दूंगी। वो कहती है कि आप कौन हो। उसके बाद में वो कहती है कि वो जो शख्स था वो मेरा मर्द था, यानी कि मेरा पति था, उसी ने मुझे भेजा है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रीतम के पास में छोड़ देती हूँ। उसके बाद में जब वो सुमित्रा उसके साथ में जाती है तो वो जो कोठे की मालकिन होती है वहाँ पहुँचने के बाद कहती है यहीं पर तुम्हें रहना होगा। अब सुमित्रा कहती है कि मेरा प्रीतम नहीं दिखाई दे रहा है। वो कहती है कि कैसा प्रीतम, कौन प्रीतम, कहाँ का प्रीतम, आज के बाद तुम एक खूबसूरत वेश्या हो और तुम्हें हमारे ही कोठे पर रहना होगा और आज के बाद एक वेश्या बन करके एक वेश्या का काम करना होगा। यह सुन करके सुमित्रा चक्कर खा के गिर जाती है और जब उसे होश आता है तो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। वो कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है। उसके बाद में वो क्रूर औरत उसे अपने कमरे में बंद कर देती है और उसे समझाती रहती है, लेकिन वो कहती है कि मेरे पेट में एक बच्चा है जो कि 2 ही 4 दिन में पैदा होने वाला है। उसके बाद में वो कहती है कि जो भी कुछ है सब चलेगा, लेकिन तुम्हें इस कमरे में वेश्या का काम करना होगा। और ऐसे में 2 ही 4 दिन बाद सुमित्रा उस कोठे पर एक बेटी का जन्म देती है। यह देख करके उस कोठे की मालकिन, जो वो क्रूर महिला होती है, अपने कोठे पर अन्य वेश्याओं से कहती है कि आज खुशी का जश्न है और बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि अपने कोठे पर जो एक नई वेश्या आई है इसी ने एक बेटी का जन्म दिया है। दोस्तों उसके बाद में वो कहती है कि आज खुशी का जश्न है, सारे लोग खुशी मनाओ। उसके बाद में अब सुमित्रा और रोने लगती है। वो सोचती है कि मैं तो मुंबई में अपने प्यार से मिलने के लिए आई थी, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे इस कोठे पर फंसा दिया। और उसके बाद में वेश्याओं की मालकिन कहती है कि तुम चिंता ना करो, तुम्हें सारी चीज़ों की सुख संपत्ति मिलेगी, तुम्हें खाने पीने की उच्च व्यवस्था मिलेगी और तुम अपने बच्चे के साथ में कुछ दिन तक बिताओ। उसके बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब तुम्हारा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो तुम वेश्या का काम करना शुरू कर दो। दोस्तों उसी बेटी की वजह से सुमित्रा कुछ दिन तक के लिए बच जाती है, लेकिन आगे क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं होता है। अब दोस्तों उसके बाद में सुमित्रा रो रही होती है, क्योंकि कोठे की मालकिन कहती है कि एक वेश्या लाई हूँ, लेकिन इसने एक वेश्या का जन्म दिया है, यानी कि जो उसकी बेटी पैदा हुई है उसे भी वो वेश्या की मालकिन कहती है जब ये बड़ी होगी तो ये भी हमारे ही कोठे पर वेश्या का काम करेगी। दोस्तों उसके बाद में जब सुमित्रा रो रही होती है, वो रो रही होती है अपने नसीब पर और अपने बेटी के नसीब पर रो रही होती है और कहते हैं कि भगवान कैसी विडंबना है तुम्हारी, मेरी बेटी का जन्म हुआ तो वो भी एक कोठे पर, और इस कोठे की मालकिन मेरी बेटी को जन्मते ही वेश्या का नाम दे दिया। उसके बाद में वो रो रही होती है और सोच रही होती है कि भगवान करूं तो क्या करूं। उसके बाद में वो क्रूर औरत सभी वेश्याओं को मिठाइयाँ खिलाती है और कहती है आज की रात जश्न मनाओ। दोस्तों ऐसे में प्रीतम का प्यार एक कोठे पर आकर फंस गई और कोठे पर ही अपने बच्चे का जन्म दे देती है। तो दोस्तों देखना यह है कि इस प्रेमिका की मुलाकात अपने प्रेमी प्रीतम से होगी कि नहीं होगी। क्या प्रीतम अपने प्यार को इस कोठे से आज़ाद करके ले जा पाएगा कि नहीं ले जा पाएगा? क्या सुमित्रा अपने प्रीतम से मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी? और क्या सुमित्रा अपनी बेटी को इस कोठे से ले जा करके कोई अच्छा संस्कार सिखा पाएगी कि नहीं सिखा पाएगी? तो दोस्तों ये कहानी आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे इस कहानी का अगला पार्ट लेकर के। तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।